प्रिय छात्रों, आज अगले पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सामान्यतः बी प्रथम वर्ष का ये टॉपिक है। आज इसमें पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी है वो अंदर से किस प्रकार की है और इसकी क्या क्या डिजाइन है या किस रूप में पाई जाती है, इस संबंध में हम लोग आज आपको सामने जानकारी प्रदान करेंगे। सामान्यतः यह जो विषय है वो भूविज्ञान का विषय है, परंतु हम एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें पृथ्वी से संबंधित, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर सभी उन स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो एक महत्वपूर्ण है। इसी के क्रम में क्योंकि हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी किस प्रकार की है, उसके अंदर किस प्रकार की लेयर्स पाई जाती है, वो अंदर से कैसे दिखाई देती है, उसका रूप कैसा है, वो उसकी स्थिति क्या है और वो किस रूप में दिखाई देती है या किस रूप में जमीन के अंदर पाई जाती है। इस टॉपिक या इस बात को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग कुछ प्रमाण भी है, कुछ लोगों के विचार भी है, कुछ हम लोग जब बोरिंग वगैरह करते हैं, ड्रिलिंग वगैरह करते हैं या खनन करते हैं या इस प्रकार की कोई कार्य जो अंदर से जो खनिजों को प्राप्त करते हैं वो, तो ये सब इन सभी तथ्यों या इन सभी प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। कारण क्योंकि पृथ्वी का जो अंदर का रूप से ही हम लोग बाहर की जानकारी को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और अंदर में किस प्रकार की हलचल होती है, अंदर का भाग किस प्रकार का है और वो अंदर में ऐसी क्या शक्तियां पाई जाती है जिससे कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है या कभी कभी आपके ज्वालामुखी क्रिया आ जाती है या कोई आकृति अपने आप उठती है, कोई आकृति नीचे धस जाती है। जो हम लोग बाहर देख रहे हैं, जो भी जमीन पर जो भी चीजें देख रहे हैं, आकृतियां देख रहे हैं, वो आज के लिए हजारों वर्ष पुरानी है। तो ये हजारों वर्ष पुरानी आकृतियां हैं, तो कहीं न कहीं इन आकृतियों के निर्माण में जमीन के अंदर का कोई न कोई ऐसा भाग रहा होगा या कोई न कोई ऐसी शक्ति रही होगी जो उन जो स्थलाकृतियों के जन्म देने या उनके निर्माण में, उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ पृथ्वी की अंदर के रूप में या अंदर की संरचना है, इस संबंध में हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे। और मैंने इसके संबंध में एक आपको पहले भी टॉपिक दिया था कि भूकंप विज्ञान से आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, तो उसमें यह एक टॉपिक है, इसी का एक टॉपिक। तो सामान्यतः जो आंतरिक संरचना है उसके लिए जो बेसिक स्रोत कह सकते हैं, जिसके लिए प्रमाण कर सकते हैं या जिसके लिए एविडेंस कह सकते हैं, वो एविडेंस कुछ इस प्रकार के एविडेंस है जिनको अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे भूभौतिकी विज्ञान है या जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इन्होंने अपने या भूविज्ञान है, इन्होंने अपने अपने तरीकों से पृथ्वी के आंतरिक भागों को विभिन्न प्रमाणों के आधार पर बताया कि यह एक प्रकार की ऐसी आकृति है या इस प्रकार का ऐसी रूप है जैसे कोई प्याज है, उस प्याज की विभिन्न परतें पाई जाती है, एक परत फिर दूसरी परत फिर तीसरी परत है। तो ठीक उसी प्रकार से जमीन के आंतरिक भाग में भी अलग अलग लेयर्स पाई जाती है और ये जो लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर दूसरी लेयर से भिन्न रहती है और उनके बीच में भी एक प्रकार का एक प्रकार की लिमिटेशन पाई जाती है। वो उनकी संरचना अलग होती है, उनकी निर्माण की प्रोसेस अलग होती है, उसमें पाए जाने तत्व अलग होते हैं। तो इन्हीं तथ्यों को आधार पर हम लोग पृथ्वी की जानकारी या पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो जानकारी देने वाले स्रोत कौन से हैं कि जिससे हम लोग मालूम तो कर सके पृथ्वी जमीन में है या जमीन का अंदर का भाग कैसा है। तो इसके लिए सामान्यतः 5 बिंदुओं को जो प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं या उनके एविडेंस कर सकते हैं, जो साइंटिफिक वे से इसको प्रूव कर रखा है। तो फर्स्ट आता है डेंसिटी या घनत्व। घनत्व से तात्पर्य कि जमीन के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें चाहे
अर्थक्वेक के माध्यम से ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आई हो, या ड्रिलिंग करने के थ्रू, या ड्रिलिंग के द्वारा उसको बताइए। क्योंकि जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं, जब नलकूप खोदते हैं तो नलकूप खोदने के लिए लगभग 600 से 700 फीट तक हो सकता है, परंतु जब पेट्रोलियम वगैरह के कुएं खुदाई किए जाते हैं तो ये कुएं बहुत गहरे होते हैं, 10 से 12 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं। तो इन कुओं की जब ड्रिलिंग करते हैं तो इनसे जो अवशिष्ट निकलता है, उन अवशिष्टों में अधिकतर चट्टानी टुकड़े होते हैं। अब इन चट्टानी टुकड़ों का हम लोग जब उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सा टुकड़ा, उसमें किस प्रकार की कंडीशन, किस प्रकार की धात्विक रूप पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो घनत्व है वो जमीन के अंदर पाए जाने वाली चट्टानों का घनत्व है। और घनत्व भी कैसे है कि प्रति ग्राम चट्टान में कौन सा कितने ग्राम की उसकी मात्रा पाई जाती है, लोहा कितना पाया जाता है, मैग्नीशियम कितना पाया जाता है, तो उसके अनुसार ये। तो डेंसिटी से तात्पर्य जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे घनत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और बढ़ने का कारण भी यही बताया जाता है कि एक तो ग्रेविटी पावर होता है, दूसरा प्रेशर रहता है और तीसरा टेम्परेचर रहता है। ये तीनों फैक्टर आपस में जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से यह घनत्व भी जमीन के नीचे धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? चट्टानों की। चट्टानों की संरचना, उसमें पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा, उसमें पाए जाने वाले आपके खनिजों की मात्रा, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। और घनत्व के अनुसार जब जैसे जैसे अंदर घनत्व बढ़ता जाता है, उसके चट्टानों का रूप भी बढ़ता जाता है, उनकी थिकनेस भी बढ़ जाती है और घनत्व और साथ में उनकी चट्टानों का रूप, ये आपस में। दूसरा आता प्रेशर या दबाव, कि प्रेशर से दबाव एक चट्टान, फिर दूसरी चट्टान, फिर 1 बाय 1 नीचे की तरफ जैसे हम लोग जाएंगे तो ऊपर की चट्टान हल्की होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब मान लीजिए कोई फोम का गद्दा है या तो उन इसमें गद्दों को हम लोग 1 बाय 1 नीचे रखेंगे तो नीचे वाला जो गद्दा होगा वो सबसे ज्यादा नीचे चिपका होगा और ऊपर वाला गद्दा होगा वो सबसे ऊपर खुला हुआ होगा। तो ये एक दबाव, मतलब ऊपर की चट्टान का नीचे वाला दबाव, फिर नीचे दबाव से क्या होता है, इनकी थिकनेस भी वो बढ़ती जाती है और जैसे थिकनेस बढ़ेगी तो डेंसिटी अपना स्वतः बढ़ेगी। फिर आता है तापमान से तात्पर्य टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। और यह जो टेम्परेचर होता है वो जमीन में लगभग 6000 किलोमीटर तक, बहुत ज्यादा, कई हजार किलोमीटर तक, कई सेंटीग्रेड तक, कई हजार सेंटीग्रेड तक वह जाके डीप में चला जाता है। तो जैसे ही यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो जो कंसर्न रॉक्स होगी वो रॉक्स लिक्विड फॉर्म में होगी और उसमें वो जो टेम्परेचर है उसमें जो उसको टेम्परेचर को क्रिएट करने वाले फैक्टर्स है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है या फिर अन्य फैक्टर्स है, जो खनिज है वो दर बदर धीरे धीरे उष्मा को उत्सर्जित करते रहते हैं या उसको ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, जिससे यह टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और यह काफी स्ट्रेंथ, जमीन के ऊपरी भाग में टेम्परेचर कम पाया जाता है जबकि जमीन के निचले भाग में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। तो इसको भी एक आधार मानते हैं। फिर आता है भूकंप, अर्थक्वेक। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो वो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन विभिन्न लेयर्स के रूप में जमीन में चारों ओर फैलता है और वाइब्रेशन में भी अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं या लहरें होती हैं, जैसे हम लोग प्रारंभिक वेव, एस वेव, एल वेव के नाम से जानते हैं। उन लहरों की जो स्पीड है या इनकी जो गति है, इनका जो आपके वे ऑफ ट्रांजैक्शन है या इनका चलने का प्रवाह मार्ग है, वो किन मार्गों की यह किन मार्गों में प्रवेश कर सकती है, किन में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे प्राइमरी वेव है तो ठोस भागों में से सेकेंडरी है, फिर से थर्ड। तो ये इन लहरों की रूप, गति, उनकी स्थिति, उनके प्रवाह मार्ग के अनुसार भी पृथ्वी। फिर आता है ज्वालामुखी क्रिया यानी कि भूमि से अंदर निकलने वाले फनल के जो जमीन के आंतरिक भाग से जुड़ा, जो जमीन के अंदर के मलबे को बाहर फेंकता है जमीन, तो उनसे निकलने वाले चट्टानों के रूप, उनके स्वरूप। तो इन सभी आधार, ये बेस आधार है, इनके आधार पर यह माना हम लोग पृथ्वी की जानकारी या पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी को लेते हैं। अब बात आती है, कुछ विद्वानों ने भी अपने विचार रखे। विचार कैसे कौन रखे? उन विद्वानों में सबसे पहले जो विद्वान आता है जिसका ऑथेंटिक माना जाता है वो है स्ट्रेस। एडोस्ट्रेस करके एक विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध में 3 प्रकार की उनके परत बताई थे और परतों के नाम भी इसने दिया। फर्स्ट सियार, सेकंड सीमा और थर्ड मीफे। और इन तीनों परतों की डिस्टेंस, उनकी गहराई, उनके रूप, उनके चट्टानों की, तो जो स्ट्रेस में जो
अपना मत दिया था, उस मत में कहा था कि पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग सीआर परत कहते हैं, और ये जो परत है ये 50 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर तक फैली हुई परत है, और इसका जो घनत्व है 2.7 के आसपास होता है, और इसमें तेजाबी यानी कि तेजाबी एसिडिक चट्टानें पाई जाती है। और ठीक इसके बाद जो परत आती है उसका नाम सीआर है, अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होने वाली, अर्थात ये ऐसी परत है जिसमें सिलिका के साथ मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। और ठीक इसके ऊपर वाली परत कौन सी थी? एल्यूमिनियम। सिलिका तो एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम सिलिका के साथ एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, इसके कारण उसको सीआर कहा गया। इसमें सिलिका के साथ मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, इसके कारण उसको सीमा परत कहा गया है। और इसकी जो प्रकृति पाई जाती है वो क्षारीय या एसिडिक लवणीय है, और ये 2.9 से 4.9 के आसपास इसकी घनत्व पाया जाता है, और इसकी जो गहराई है वो 1000 से 3000 किलोमीटर के अंदर, पृथ्वी के अंदर तक पाई जाती है, और ये पूरा का पूरा भाग वो ध्रुव अवस्था में माना जाता है। तीसरी जो सबसे डीपेस्ट कह सकते हैं, सबसे आंतरिक भाग कह सकते हैं, वो जो स्विस ने बताई थी उसका नाम था नीफे, यानी निकिल और फेरस की मात्रा वाली परत, जिसमें हम लोग इसमें निकिल और फेरस की मात्रा पाई जाती है, और ये है जो इसकी गहराई मानी जाती है वो 4800 से लगातार 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। और लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण यह इसमें चुंबकीय किरणों का या चुंबकीय तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, इस कारण इसे चुंबकीय परत के नाम से भी इसको स्विस ने नाम दिया था। स्विस के बाद जो दूसरे आते हैं वो आते हैं डॉली। डॉली करके एक विद्वान थे, इन्होंने पृथ्वी की परतों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बाहरी परत, मध्य परत और केंद्रीय परत। बाहरी परत में इसमें जो परत की जो बाहरी परत में सब जमीन का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसमें 0 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर वाले पूरे भाग को इसमें बाहरी परत के रूप में माना है, और इसमें सिलिकेट की प्रधानता के साथ एल्यूमिनियम की प्रधानता इसने मानी गई। इसमें कि सिलिकेट साथ एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, और इसका जो घनत्व है वो 3 के आसपास इसने बताया। फिर आती है जो दूसरी परत आती है वो इसने मध्यवर्ती परत के नाम से इसने बताया, और इसने जो इसकी गहराई को बताया, इसने 1600 किलोमीटर से लगभग 2800 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र, इसने इसको मध्यवर्ती परत के नाम से इसने बताया है। और इसकी जो घनत्व है वो 4.5 से 9 के बीच में इसने बताई, और इसमें लोहे की सिलिकेट्स के साथ लोहे की मात्रा इसमें बताई है। तीसरी जिसे परत बताई उसका नाम उसे केंद्रीय परत नाम दिया इसने, और इस केंद्रीय परत की जो गहराई बताई इसने 2800 से लगभग 7040 किलोमीटर के मध्य बताई है, और यह ठोस और लोहे से पूर्णतः लोहे से निर्मित परत के नाम से बताया है, और इसका जो घनत्व है वो 11.4 के आसपास है। तो डॉली ने जो डेविड विद्वान थे इसने परतों को पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया, बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। फिर एक विद्वान आते हैं, इस विद्वान का नाम है होम्स। होम्स ने परत का आधार तो वही का वही रखा जो आपके सीआर स्विस ने रखा था, परंतु उसने इसको कुछ मिश्रित अवस्था में कर दिया कि प्रथम परत जिसे इसका कुछ भाग क्रस्ट का था और कुछ भाग ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया। फिर अंदर दूसरी अर्ध स्तर या सीमा और कोर को मिश्रित करके इसने 2 परतों में इसको विभाजित किया। तो होम्स का यह विभाजन था। होम्स के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं वार्नर ग्रांट करके विद्वान थे। वार्नर ग्रांट ने पृथ्वी को 4 परतों में विभाजित किया। पहले ऊपरी सीआर परत व क्रस्ट भाग, जिसमें इसने उसकी जो गहराई बताई है वो 0 से 60 किलोमीटर के मध्य बताई, और इसका घनत्व पूरा बताया 2.75 से 2.9 के आसपास बताया। फिर इसी प्रकार सेकंड जो परत आई है वो है आंतरिक सिलिकेट व मेंटिल, यानी कि इसमें 4 परतों में जो ऊपर से सेकंड नंबर की परत है वो 60 किलोमीटर से लगभग 1140 किलोमीटर के आसपास बताई है, और यह 3.1 से लगाकर 4.75 घंटों के आसपास पाई जाती है। तीसरे नंबर की परत है वो सिलिकेट और मिश्रित धातु की परत के नाम से इसने नाम दिया है, और इसका जो घनत्व है वो 1140 से 2900 किलोमीटर के आसपास बताया इसने, और 4.75 से 5 की घनत्व के आसपास इसकी घनत्व डेंसिटी बताई है।
अंतिम या फोर्थ जिसे कहते हैं वो है 2900 से 6.6300 किलोमीटर। इसकी जो इसका जो घनत्व बताया इसने वो 11 के आसपास इसने बताया। तो वाटर ग्राफ ने संपूर्ण पृथ्वी को चार भागों में इसने डिवाइड किया। ऊपरी आंतरिक सिलिकेट युक्त और धातु केंद्र, लास्ट वाले जिसे हमको वो लास्ट वाले को धातु केंद्र के नाम से इसने दिया। फिर आता है जो बाद में एक ऑथेंटिक रूप से जो क्योंकि होम्स वगैरह सब अपना विद्वान, तो बाद में अध्ययन की सरलता के अनुसार इसने भूकंपीय तरंगों का आधार मानकर जो सामान्यतः प्रत्यय मानी गई है स्थलमंडल, पायरोस्फीयर और बेरोस्फीयर। स्थलमंडल में जिसकी 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का पूरा भाग हम लोग स्थलमंडल के नाम से जानेंगे। यहाँ पर ग्रेनाइट हल्की चट्टान पाई जाती है, घनत्व 3.5 के आसपास पाया जाता है और सिलिका के साथ एल्यूमिनियम की प्रधानता वाला यह क्षेत्र था। पायरोस्फीयर एक 100 किलोमीटर से लगाकर 2880 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र जिसका जो मिश्रित है, मतलब सिलिका के साथ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कुछ भाग इसमें मिश्रित है। घनत्व 5.6 के आसपास ने बताया है। फिर आता बायोस्फीयर 2880 से 6300 किलोमीटर। यह पूर्णतः लोहे और भारी पदार्थों से निर्मित है। इसका घनत्व 11 के आसपास। तो यह एक ऐसी थी जिसमें हमने भूकंपीय तरंगों को आधार मानते हुए इसका वर्णन किया है। ये जो सभी थे ये विद्वानों ने अपने अपने, चाहे श्रेष्ठ था, डॉली था, होम्स था या साधारण था, वार्नर था, ये विद्वान ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने रूप के अनुसार इसको विभाजित किया। जो अभिनव मत आता है या रिसेंट मत आता है उस मत में पृथ्वी को 3 परतें मानी गई है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। और जैसे ये जो क्रस्ट, मैंटल, कोर है इससे ही संपूर्ण पृथ्वी की वर्तमान समय में जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। धन्यवाद।